कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। यहाँ पे देखिए एक पी और क्यू जो स्मॉल लिखा है इसका मतलब है डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है जी। यहाँ पर होता क्या है कि इससे हम कुछ जैसे मान लीजिए कि ये रेशियोज लिखे हैं, तो लेग्रांजे इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक, और उसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने इसको और इसको सॉल्व किया तो मान लीजिए कि हमें जो है एक वैल्यू मिल गया कांस्टेंट C1 का। ठीक, और अगर इसको इसको हमने सॉल्व किया मान लीजिए कि C2 मिल गया। ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके ही यहाँ पर वैल्यू मिले। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा हमारा, ठीक, सॉल्यूशन हमारा कुछ इस तरह का होता है, फाइव C1 C2 बराबर 0। एक बात और कि कभी कभी क्या होता है कि इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है फाइव C1 इज इक्वल टू C2। ठीक है, इसे अगर कहीं पर ऐसा लिखा दिखाई दे जाए कि फाइव यू कोमा बी इज इक्वल टू 0 या फाइव यू इज इक्वल टू बी तो भी सही। ठीक, तो देखिए अगर इसको समझने की कोशिश करिए, जैसे यहाँ पर देखिए पी पी प्लस क्यू क्यू से कंपेयर कर दिया जाएगा, इस वाले इक्वेशन से कंपेयर किया जाए तो अब ये देख रहे हैं कि ये जो होगा ये कैपिटल पी हो जाएगा। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इट विथ लैग्रांज इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारा इस तरह से ये हो जाएगा और ये बात आ जाएगी। अब देखिए सब्सिडरी इक्वेशन का सब्सिडरी ये है हमारी। ठीक, तो सब्सिडरी के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सब्सिडरी के लिए बड़ा आसान है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर dx के नीचे t लिखना है। ठीक है, देखिए dx लिख दिया, t लिख दिया। ठीक, उसी तरह से dy के नीचे q लिखना है। ठीक है, ये देखिए q क्या है हमारा माइनस का xz लिख दिया। ठीक, इसी तरह से dz लिख लिया। तो dz क्या है हमारा? dz है हमारा xy। ठीक, तो देखिए हमें करना क्या है कि पहले फर्स्ट और सेकंड रेशियो को मान लीजिए ले लें। ठीक, बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, ये लिख लिया हमने। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो है जेड जेड आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल अगर लगा दें तो वेरिएबल सेपरेबल से ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए ये तो हो गया। इसी तरह से हम दूसरा रेशियो भी लिख रहे हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन माइनस का एक्स जेड और डी जेड अपॉन एक्स वाई। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको एक्स एक्स कैंसिल कर दें तो इसको भी लिख सकते हैं वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक कांस्टेंट C1 ले सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं C1 अपॉन टू ले ले रहे हैं। ठीक है, ये बस सिर्फ इसलिए है कि ये टू पूरे से कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस C1। ठीक, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये C1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व कर दें, ये बात आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2 आ जाएगा। तो जो सॉल्यूशन है हमारा, देखिए सॉल्यूशन मैंने बताया भी था आपको, सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है कि फाइव C1 C2 बराबर 0 लिख दें। ठीक है, अब C1 की तरह क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही हमारा लैग्रांज इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा इजी गोइंग है और हमने बड़ा आसानी से इसको लिख दिया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं सॉल्यूशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस बात में समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये p है स्मॉल, ये q है। ठीक, यानी कि dx अपॉन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा dy अपॉन माइनस का ये z होगा। ठीक,
और dz अपॉन क्या होगा, r होगा। ठीक, ये आपका इस तरह से लिख दिया जाएगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट और सेकंड रेशियो को लेकर के सॉल्व करें, ठीक, फर्स्ट और सेकंड, ठीक, तो जेड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा माइनस का dy, इस तरह से आ जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस का, ठीक, माइनस वाई। एक कांस्टेंट हम अपनी तरफ से लगा देते हैं c1, ठीक, तो c1 की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, c1 लिख सकते हैं x प्लस वाई। ठीक, ये कांस्टेंट हो गया आपका। अब देखिए अगर मान लीजिए कि यहीं पर हम क्या करें कि जो दूसरा रेशियो है, दूसरा रेशियो कौन सा है, मान लीजिए कि हम कोई भी ले लें, सेकंड थर्ड ले लें या फर्स्ट थर्ड ले लें, तो हमने मान लीजिए कि इसमें ले लिया आपका सेकंड थर्ड ले लिया। ठीक, अब देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हमने लिख रखी है c1। ठीक, देखिए यहाँ पे वेरिएबल x बन रहा है, वेरिएबल x आपको जो x का वेरिएबल है वो dx में दिखता है। ठीक है, तो सेकंड लेने से फायदा नहीं दिख रहा है। इंटीग्रेट करने के लिए अगर फर्स्ट और थर्ड रेशियो ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए कितना बढ़िया से आपको दिख रहा है। ठीक, क्योंकि इसमें जब वेरिएबल सेपरेबल आप लगाएंगे तो ये x वाला टर्म इधर चला जाएगा। ठीक, तो ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक, dx इक्वल टू जेड dz। ठीक, देखिए इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c1 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए प्लस क्या करते हैं, c2 करते हैं। ठीक, अब देखिए तो यहाँ से हम c2 की वैल्यू निकालें तो c2 की वैल्यू क्या निकल आएगी, एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, प्लस c1 स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर अपॉन। तो सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम, देखिए सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, फाइव c1 c2। ठीक, तो c1 देखिए क्या है आपका इक्वल टू 0, c1 है आपका x प्लस वाई। ठीक है, और इधर आपका हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, c1 की वैल्यू फिर से रख दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस जेड स्क्वायर अपॉन, थोड़ा बहुत चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो है देखिए ये आपका सॉल्यूशन दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम लिखा गया है b प्लस 3 इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सारे ही कॉम्पिटिशन में, चाहे वो नेट हो चाहे वो बीटेक का कोई पेपर है, बीएससी, उस सब में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको हमने क्या किया कि लैग्रांज इक्वेशन के हिसाब से सब सिंपली को लिख लिया। ठीक, ठीक है, देखिए अगर हम फर्स्ट और सेकंड रेशियो को लेकर के सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 3dx इज इक्वल टू 1dy। ठीक, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं c। बताइए कि ये जो है कुछ कांस्टेंट्स हैं, तो अगर हम माइनस साइन कॉमन लेकर के लिखते हैं मतलब इसको c1 डैश, तो इसको y माइनस 3 इक्वल टू c1 लिखते हैं। ऐसा इसलिए कर दे रहे हैं कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ इसी तरह का है टर्म। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो को लें, ठीक, ये देखिए इस तरह से लिख दिया। ठीक, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा c1 हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम 10 की जगह पर क्या लिखते हैं, c1 लिखते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद x इसका हो जाएगा 1/5। ठीक है, लॉग ले लिया हमने, तो लॉग में ये पूरा हो जाएगा z प्लस 10 c1। ठीक है, और प्लस c2। तो देखिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 1/5 लॉग में z प्लस 10 c1। ठीक है, c2। एक काम करते हैं लोग 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 5x हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा और 5 इधर मल्टीप्लाई में आएगा। इसको मान लीजिए हमने शुरुआत स्टार्टिंग में c2 डैश कहा था,
तो जो 5 C2 डैश है उसको एक हम नया कांस्टेंट ले लेते हैं C2। ठीक, देखिए कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। आपको ना अच्छा लगे तो आप इसको C2 करें तो इसको C2 डैश कह लीजिए या C3 कह लीजिए, कोई उसको आपत्ति नहीं है। ठीक, तो बहुत सीधी सी बात है कि जो फाई सॉल्यूशन होता है, फाई सॉल्यूशन क्या होता है, C1 C2 बराबर 0। ठीक है, तो C1 कितना आ गया हमारा, C1 आ गया है y माइनस 3x। ठीक, और इधर आ गया हमारा 5x माइनस लॉग z प्लस 10 y माइनस 3x। ठीक, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ये टेक्निकल था इसमें कि अगर कुछ पार्ट दिख जाता है तो फिर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देते हैं।